नमस्कार दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ये सब का क्लियर हो जाएगा। फिर इसको आप अप्लाई करेंगे। आगे नेटवर्क सिस्टम्स में भी ये सब कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। और एक बात बताना चाहूँ आप लोगों को कि एक तरफ हमारी थ्योरी क्लासेस चलेंगी और दूसरी तरफ हमारे क्वेश्चन सीरीज चलेंगे, जहाँ पर आपको सीजन 2020 में 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, हर चैप्टर के और प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जाम्स के। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो वर्ड है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो, देखिए इलेक्ट्रो, और दूसरा वर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ रेस्ट पे हो, ठीक, और इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। तो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं और उस वक्त हम किसी भी मैटर का बिहेवियर देखते हैं, किसी भी चार्ज का बिहेवियर देखते हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो स्टडी होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। व्हेन ए ग्लास रॉड, अब आप देखिए कि कैसे आप चार्जेस तो रेस्ट पे हैं, तो जैसे आप इसको एक इन्वायरमेंट मानिए। ठीक है, आप यहाँ पर एक ग्लास रॉड लेंगे, ठीक है, और एक सिल्क का कपड़ा ले लीजिए आप और दोनों को रब कर दीजिए। जब दोनों को आप रब करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जो सिल्क क्लॉथ है वो निगेटिवली चार्ज हो गया। तो आप बाहर से जब देखेंगे तो नेट चार्ज तो अभी भी ज़ीरो है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे उतने ही निगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। तो नेट चार्ज अभी भी ज़ीरो है, बट दोनों पर अपने अपने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो गए, ग्लास से उठकर सिल्क पे ट्रांसफ़र हो गए। तो ज़्यादा अब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो केवल पॉजिटिव चार्ज बचा, और इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो ये निगेटिव चार्ज बचा। तो ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ले, अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखिए कि जो ग्लास रॉड और सिल्क है उनके बीच में एक मीडियम है जिसको हम इंसुलेटिंग मीडियम कहते हैं, और वो क्या है, एयर। ठीक है, तो सिंस ग्लास रॉड एंड सिल्क आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दे रिटेन द चार्जेस। ऐसा क्या हुआ, देखिए ग्लास रॉड है और इधर सिल्क है, इनके बीच में एक मीडियम है एयर, पूरा एयर है। ठीक है, ये इंसुलेटिंग मीडियम है, तो नेट चार्ज रिटेन कर लिया गया पूरे सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अगर ये कोई कंडक्टर होता तो इस पर चार्ज आने लगते। ठीक है, लेकिन ये तो एयर है, तो ये चार्जेस रिटेन कर लिया, तो इसीलिए नेट चार्ज जीरो है और बाहर से हमें लगता है कि चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, देखिए, इन अदर वर्ड्स चार्जेस ऑन देम आर स्टेशनरी और स्टैटिक। नोट दैट द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, मतलब चार्जेस एट रेस्ट। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंजीनियरिंग का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्जेस एट रेस्ट और उनके बिहेवियर विथ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि ग्लास रॉड को अगर सिल्क पर रब करें तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं और सिल्क पर निगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज तो डेवलप हुआ, एक पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, एक पर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो हम लोग जानेंगे कि चार्ज आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो चार्ज आने का सिंपल सा लॉजिक है कि इलेक्ट्रॉन्स की या तो डेफिशिएंसी हो जाए या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। व्हेन अ बॉडी हैज डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नॉर्मल ड्यू टू शेयरिंग का, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो उससे हमें क्या हो जाता है, या तो मैटर पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाती है या तो कम इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो उस केस में अगर कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कोई भी मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब भी अभी समझेंगे इसी पैराग्राफ में है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, और जब इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस होता है
तो वो चार्ज हो जाता है। देखते हैं, when a body has deficiency or excess of electrons from the normal due to shear, it is said to be charged or electrified. The study of atomic structure reveals that matter is electrical in nature. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहला सेंटेंस का मैंने मतलब समझा दिया था कि अगर डेफिशिएंसी है तो प्लस और एक्सेस है तो माइनस। ठीक है, और जब बॉडी कोई एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको चार्ज कहते हैं। स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बताता है कि मैटर इलेक्ट्रिकल इन नेचर है। इलेक्ट्रिकल इन नेचर मतलब मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल नेचर है, आयंस का प्रेजेंस है। दैट इज मैटर कंटेन्स वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस मतलब नॉर्मल कंडीशन में बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉर्मल कंडीशन में बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए नेट चार्ज आपको बाहर से कितना दिखता है? 0। नेट चार्ज 0 दिखता है बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। व्हेन दिस इक्वालिटी फॉर बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय रिमूविंग और सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन्स, द बॉडी एक्वायर्स नेट चार्ज। अगर ये इक्वालिटी और ये जो नेट चार्ज 0 है, अगर बॉडी में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ, या तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया किसी प्रोसेस से, या आपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके बॉडी पर ले आया, तो बॉडी में नेट चार्ज आ जाएगा। अगर बॉडी से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आप ले आए तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वही लास्ट लाइन में लिखा हुआ भी है कि द बॉडी विल एक्वायर अ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन वेदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड और एडेड टू इट। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से हम लोग बॉडी में चार्ज डेवलप करवाते हैं, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, अच्छा, प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करता? क्योंकि आपने पढ़ा होगा मैटर में कि एक न्यूक्लियस होता है और फिर वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, इनको निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी होती है। ठीक है, और प्रोटॉन हमारा कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। उसे निकालने के लिए बहुत हाई एनर्जी देनी होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए केवल इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज देखते हैं। अब यूनिट ऑफ चार्ज देखते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ चार्ज क्या कहता है? आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि यूनिट ऑफ चार्ज कहीं पे लिखा होता है कूलम्स, कहते हैं कि 10 कूलम ऑफ चार्ज है, या माइक्रो कूलम, मिली कूलम। ठीक है, ये यूनिट ऑफ चार्ज है। तो द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट कन्वीनियंट टू सेलेक्ट इट एज द यूनिट ऑफ चार्ज। इन प्रैक्टिस कूलम इज यूज्ड एज द यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम जो है यूनिट है चार्ज का, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, एब्रिविएटेड एज C। तो इसको याद रखिए, चार्ज है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब हम जानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। आपको लगता होगा कि कूलम तो बहुत छोटा यूनिट है चार्ज का, लेकिन नहीं, कूलम बहुत बड़ा यूनिट है। देखिए, आप एक कूलम को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है? आप जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एक कूलम को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आप समझिए इतने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तब एक कूलम चार्ज बनेगा। तो कूलम कितना बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें कि SI यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम, और एक कूलम को बनाने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और निगेटिव साइन क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है? चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग देखते हैं। चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब कि चार्ज कुछ ही सर्टेन वैल्यूज अलाउड होते हैं, जैसे Q = ±NE लिखा जाता है। ये N कुछ ही वैल्यू ले सकता है। आप ऐसा नहीं कहते हैं कि 1.6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कहते हैं आप। मतलब जो चार्ज है वो N क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 1, 2, 3 ऐसा वैल्यू ले सकता है, इंटीजर ले सकता है, डेसिमल में नहीं ले सकता। ठीक है, इसीलिए उसको चार्ज कहा जाता है। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड।
क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ सर्टेन वैल्यू ही ले सकता है, जैसे Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही आप देख रहे होंगे, तो n सर्टेन इंटीजर्स ही ले सकता है, 1 2 3 4 ऐसा, 1.2 नहीं ले सकता है, 2.4 मतलब कोई डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकता है। तो सबसे पहला रूल यही है कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, मतलब चार्ज आप बस ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, नेट चार्ज कंजर्वेशन हमेशा रहेगा। जगह जगह आप पढ़े हुए हैं कि एनर्जी कंजर्व होता है, फिर चार्ज कंजर्व होता है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो उसके स्पीड से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर होता है क्योंकि इस वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन स्केलर में केवल लेते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के 4 प्रॉपर्टीज हमने देखे। सबसे पहला क्या है कि क्वांटाइज्ड है, प्लस माइनस एनी वैल्यू ले सकता है, कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्वेशन होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के स्पीड से कोई मतलब नहीं होता मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, तो ये स्केलर क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स देखते हैं। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इतना बड़ा स्टेटमेंट सुन के घबराइए मत, ये सीधा सीधा फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि जो अगर 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, इनको आपने किसी डिस्टेंस d पर प्लेस कर दिया तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होगा इनके चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। वही चीज़ स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड Q1 Q2 and inversely proportional to square of distance between their centers, inversely proportional to d square, ठीक है। This force will be repulsive or attractive depending upon whether the charges are like or unlike, ठीक है। ये आगे अभी हम लोग देखेंगे कि अगर एक तरफ अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये दोनों रिपेल करते हैं और पॉजिटिव निगेटिव हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। Further, the force always acts along the line joining the centers of 2 charges. जैसे आपने कोई स्फेयर रख दिया, एक छोटा एक बड़ा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, फोर्स की डायरेक्शन इनके सेंटर को ज्वाइन करती उसी लाइन में होगी, ठीक है। यही कहता है द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the line joining the centers of the 2 charges. Consider 2 point charges Q1 Q2 held d distance apart. Q1 है, Q2 है, d distance apart है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इसके प्रोपोर्शनल होगा, तो एक कांस्टेंट हम लोग रिप्लेस करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट रिप्लेस करते हैं। इसकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है, किस मीडियम में चार्ज है। अगर ये एयर में है तो इसकी वैल्यू अलग होगी, अगर ये वाटर में इसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो वेयर के इज ए कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एम्प्लॉयड, ठीक है। आगे देख, इन SI यूनिट्स फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, सही बात है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की कूलम्ब होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, तो K की क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्या है, ये नया टर्म है जिसको हम लोग परमिटिविटी कहते हैं, एप्सिलॉन को परमिटिविटी। जब भी हम इलेक्ट्रिकल मीडियम की बात करते हैं वहाँ हम परमिटिविटी डिस्कस करते हैं, और जब मैग्नेटिक मीडियम की बात करते हैं वहाँ हम परमिएबिलिटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन SI यूनिट्स फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स, ठीक है। जो आपने फॉर्मूला देखा कि Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट किस में होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, चार्ज की कूलम्ब तो कूलम्ब स्क्वायर हो गया। तो K का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, ये ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये K का यूनिट हो गया। और K हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन क्या टर्म है, तो ये आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो एप्सिलॉन में 2 टर्म होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है कि परमिटिविटी है जब हम एयर एज ए मीडियम लेते हैं, और एप्सिलॉन आर क्या है कि अगर कोई दूसरा मीडियम ले तो हम एक रिलेटिव परमिटिविटी टर्म निकालते हैं उस मीडियम का,
जिसको हम एप्सिलॉन आर लिखते हैं, ठीक है। वैक्यूम के लिए ये नियर अबाउट 1 होता है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू होती है। इसको याद कर लीजिए, कैलकुलेशन में भी काम आएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया। सही बात है, जैसे वैक्यूम एयर के लिए 1 है, अदर मीडिया के लिए अलग अलग होगा। देखिए आगे देखिए, फोर्स का इक्वेशन है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी स्क्वायर। तो अब K की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दीजिए 8.85 इंटू 10⁻12, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 रख दीजिए, ए आर एज ए मीडियम ले रखें। तो K की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9, तो यहाँ पुट कर दें। तो फोर्स की वैल्यू ये 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन आर डी स्क्वायर आएगा किसी मीडियम में। जिस मीडियम का एप्सिलॉन आर मालूम होगा यहाँ रख देना है। और जब एयर की बात करेंगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है एयर में, तो एयर के लिए ये इक्वेशन है 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमिटिविटी टर्म देखते हैं हम लोग क्या कहता है। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम एंड अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। आप सीधी सी बात समझिए कि परमिटिव मतलब कितना आसानी से चार्ज को परमिट कर दिया जाता है उस बॉडी के थ्रू पास करने से। जैसे किसी की हाई परमिटिविटी है, मतलब अगर चार्जेस आ रहे हैं तो उसको ईजिली पास करने का, जैसे रेजिस्टेंस को समझिए, रेजिस्टेंस अगर लो रेजिस्टेंस है तो करंट को ईजिली पास करना अलाउड करता है वो। अगर हाई रेजिस्टेंस है तो करंट बहुत कम फ्लो करता है उसके थ्रू, मतलब बहुत कम करंट को अलाउ करता है पास करना। वैसे ही परमिटिविटी है इलेक्ट्रिकल मीडियम में। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर चार्जेस को कितना अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, वो उसके परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, द ग्रेटर द परमिटिविटी द लेसर द फोर्स बिटवीन द चार्ज बॉडीज प्लेस्ड इन वाइस वर्सा, ठीक है। परमिटिविटी जितना अच्छा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और परमिटिविटी जब कम होगा तब चार्ज फ्लो करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एयर और वैक्यूम हैज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। द एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ एयर और वैक्यूम इज 8.85 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर। तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, अभी परमिटिविटी हम लोग जाने हैं, अभी आगे और देखेंगे। चलिए, द एब्सोल्यूट और एक्चुअल परमिटिविटी एप्सिलॉन ऑफ ऑल द अदर इंसुलेटिंग मटेरियल इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एयर का ले रखें और उससे अदर इंसुलेटिंग मटेरियल का इससे ज़्यादा होता है। जो रेशियो रखा गया है एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कहते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आर आपका रिलेटिव परमिटिविटी है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। द रेशियो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो एप्सिलॉन आर हो गया, इसे ये रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, काम आएगा, जिसमें एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल है। ये लेना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपने मीडियम बदल दिया तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू वहाँ रख के तभी कैलकुलेशन निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, 1। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सही बात है, हम लोग यही देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब बात करेंगे तो परमिटिविटी की बात करेंगे, और जब मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे तो परमिएबिलिटी की बात करेंगे। फॉर इंस्टेंस, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल इज 3। इट मीन्स दैट फॉर सेम चार्जेस Q1 Q2, अगर आप मानिए कि किसी इंसुलेटिंग ऑयल है उसका रिलेटिव परमिटिविटी 3 है, एयर का आपने देखा 1 है, अगर 3 टाइम्स है तो सेम चार्ज Q1 Q2 अगर उसको हम ऑयल प्लेस कर दे सेम डिस्टेंस के लिए, तो जो फोर्स लगेगा, द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इंसुलेटिंग ऑयल विल बी 1/3 ऑफ दैट इन द एयर, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़्यादा परमिटिविटी है। ज़्यादा परमिटिविटी है तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। कि एयर का परमिटिविटी जो रिलेटिव परमिटिविटी वो 1 है और किसी मीडियम का 3 टाइम्स है, तो इसमें फोर्स भी तो कम लगेगा चार्जेस में। यही तो कहता है परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि बहुत आसानी से चार्ज को पास करने देना। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को हमारा सीरीज पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक हमारा चैनल आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।